दिख रही है, गाड़ियां जली पड़ी है। फिर हम ये देख रहे थे कि यार ये गाड़ी जली हुई है तो कितनी पुरानी है, इसको जंग वो मतलब ड्रोन इतने वो थे, तुरंत लोकेशन उठाई, उसके अगली 5 सेकंड में वहां पे बम आएगा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं मुनेश चौधरी और आप देख रहे हो राजस्थान सब तक। आज हम ऐसे युवकों से आपको मिलवाते हैं जो यहाँ से कमाई करने के लिए विदेश गए थे और विदेश के अंदर वार जोन के अंदर उनको झोंक दिया गया और उनके साथ में क्या क्या हुआ, अभी वो जो भारत वापस आए हैं और वो कैसे आए हैं, उनकी ज़बानी सारी कहानी आपको सुनाते हैं। मिलिए हमारे मित्रों से। पहले जो आज की कड़ी के अंदर हमारे दो मित्र हैं, उनसे हम परिचय करवाते हैं आपका। सबसे पहले तो आप अपना नाम और गांव बताइए। मेरा नाम नेमाराम है, फादर का नाम रामेश्वर लाल है और निवासी रिक्शाबाज का हूँ, मोलासर तहसील में है। अच्छा, और आपका? मेरा नाम रणजीत है और मैं डाबड़ा निवासी हूँ और मेरे पिताजी का नाम चेनाराम जी मोवाल है। तो अब हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके साथ में क्या घटना घटित हुई थी। हम एक एजेंट के थ्रू बाहर विदेश कंट्री में कमाने के लिए एक एजेंट को डॉक्यूमेंट दिए थे और एजेंट जैसे हमको काम बताया था, मेरा काम बताया था कंप्यूटर ऑपरेटर का वहाँ काम करना है। मैं ऑलरेडी यहाँ पे 5 साल से बाड़मेर रिफाइनरी में काम कर रहा था और वहीं गांव का एजेंट था, उसके थ्रू मेरी बात करवाई थी। उस एजेंट ने हमको एक हरियाणा का एजेंट था, उससे मिलवाया था और उसके बाद हमको फॉरेन भेजा। तो 26 जनवरी 2023 इसी साल का हमको वहाँ भेज दिया रशिया में। जैसे ही हम एयरपोर्ट पे उतरे, वहाँ उसका एक बंदा आया था जो हमको एक ऑफिस लेके गया। ऑफिस के बाद वहाँ डॉक्यूमेंट प्रोसेस करवाया, जिसमें हमको बताया गया था कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन और यहाँ जो युद्ध का माहौल है उसकी वजह से आपका डॉक्यूमेंट प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले आपको पता नहीं था कि वहां पर युद्ध चल रहा है और आप वहां कौन से काम के लिए आप वहां गए थे? देखो ऐसा है, युद्ध का पता था, युद्ध का था उनका रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, लेकिन जो हमको बताया गया वो रशिया बहुत बड़ा है, रशिया का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। हमको जो बताया गया उस पार्ट में हमको बेलारूस पहले बताया गया था, जो रशिया का जो सेकंड पार्ट है उसमें बताया मॉस्को। वहाँ आपको युद्ध में हमको ये नहीं बताया गया कि आपका युद्ध प्रभावित क्षेत्र में जाना, ये हमको नहीं बताया गया और ना हमारा युद्ध से रिलेटेड कुछ काम बताया गया था। मेरे डेटा एंट्री का काम था कंप्यूटर ऑपरेटर में और वेयर हाउस में काम बताया गया था मेरे को। तो आप जो यहाँ से गए थे तो आप किस काम के लिए वहां गए थे? मेरे को पहले ये बताया गया था कि जो हरियाणा का कंपनी एजेंट ने बताया, जतिन एंटरप्राइजेज के थ्रू, वहाँ उसको काम था कंप्यूटर ऑपरेटर का। और उसके बाद वहाँ एक कंपनी बताया था मास्टर स्ट्रोक ऐसा कर कंपनी, मेरे पास लेटर है उसका। उस कंपनी में डेटा एंट्री का काम बताया गया था कि 3 मंथ आपको वहाँ काम करना है, उसके बाद आपको दूसरे देश शिफ्ट कर दिया जाएगा, ऐसा मेरे को एजेंट ने बताया था। जिसमें एजेंट 2 एजेंट थे, जिसमें मेजर एजेंट हरियाणा का था, उसने मेरे को पूरी डिटेल में ये चीज़ समझाई थी कि आपको 3 मंथ ट्रेनिंग रहेगा, जब वहाँ आपको आइस बर्फ में कैसे सर्वाइव करना है, वहाँ का जो बॉयल खाना है वो कैसे सर्वाइव करना है। उसके अलावा वो चीज़ें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वहाँ की लैंग्वेज थोड़ी बहुत सीखना पड़ेगा। डेटा एंट्री रिलेटेड ट्रेनिंग के लिए 3 महीने आपको रहना है रशिया में, उसके बाद आपको दूसरी कंट्री भेजा जाएगा। तो यहाँ से जैसे आप रशिया चले गए तो वहां पर कितने महीने की ट्रेनिंग हुई थी आपकी वहाँ? मैं 26 जनवरी को रशिया में ड्रॉप हुआ था और उसके बाद सेम डे हमको ऑफिस लेके गए थे, डॉक्यूमेंट प्रोसेस हुआ। उसके बाद हमको ट्रेनिंग में, आपको बोला जाए ट्रेनिंग हमको बर्फ में कैसे सर्वाइव करना है, वहाँ का बॉयल खाने के साथ कैसे सर्वाइव करना है, सेकंड वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ का कल्चर लैंग्वेज उसके रिलेटेड हमको 10 मैक्सिमम आई थिंक 10 से 12 दिन ट्रेनिंग करवाया गया था। उसके बाद हमारा आगे का प्रोसेस कर दिया, फिर तो हमारा मोबाइल कनेक्टिविटी, हमारे डॉक्यूमेंट सारे। ट्रेनिंग करवाने के बाद में आपको तुरंत ही वहां से उठा के रशियन आर्मी के अंदर ज्वाइन करवा दिया या आपको कहीं दूसरी अन्यत्र जगह पे रखा गया था? ट्रेनिंग जो ये जो आपको पहले बताया बर्फ सर्वाइव के लिए, वहाँ का बॉयल खाने सर्वाइव करने के लिए, तो ये पूरा 10 से 12 दिन ट्रेनिंग हमको बताया गया था नॉर्मल। उसके बाद हमको डायरेक्ट रशियन आर्मी का ही जो यूक्रेन प्रीमाइस है जिसमें रशिया ने कब्जा कर रखा है, उस क्षेत्र में हमको डायरेक्ट भेज दिया गया। वहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी बिल्कुल भी जीरो है, नेटवर्क वहाँ पे है ही नहीं, क्यों पूरा तोड़ फोड़ कर दिया गया वहाँ पे। तो नेटवर्क कनेक्टिविटी बिल्कुल था नहीं वहाँ पे। सेकंड, हमारे डॉक्यूमेंट थे वो पहले ही जब्त कर लिए गए और बीच में रशियन लैंग्वेज में हमारे जो ट्रेनिंग के पीरियड में रशियन लैंग्वेज में 2-3 पेपर थे, जिसमें हमें बताया गया था कि आपको ये पुलिस वेरिफिकेशन रहता है, किसी भी कंट्री में जाएंगे तो आपका वेरिफिकेशन होता है। उसमें हमको एक एग्रीमेंट साइन करवाया था। वो बाद में जब आर्मी में जब हम पहुंचे, वहाँ आर्मी प्रेमाइस में पहुंचे, वहाँ कैंटीन वगैरह जो आर्मी का छावनी था वहाँ पहुंचे, तब हमें पता चला कि वो पुलिस वेरिफिकेशन नहीं था, वो एक हमारा आर्मी के साथ एग्रीमेंट हो चुका था। जो रशियन लैंग्वेज था और न हमको बताया गया था और न हमको ट्रांसलेट करने के लिए मोबाइल हमारे पास उस टाइम अवेलेबल था।
तो नहीं वहाँ पर जैसे कोई बीच में जो ट्रांसलेटर होते हैं वो नहीं थे आपके वहाँ पर कोई भी? नहीं जी, बिल्कुल ट्रांसलेटर बीच में कुछ भी नहीं था और ना उस प्रीमाइस में मोबाइल यूज करने का अलाउ था। तो जैसे ही आपने वहाँ पर आप वहाँ रशियन आर्मी के अंदर ज्वाइनिंग की तो आपने विरोध नहीं किया कि भाई हम वहाँ लड़ने के लिए नहीं जाएंगे? देखो, जब हम पहुंच गए थे युद्ध छावनी में, जब हम पहुंच गए थे तो उसके बाद युद्ध विरोध करने का तो ऑप्शन था ही नहीं हमारे पास। सिंगल ऑप्शन था, आपको फाइट करना है। विरोध करने का ऑप्शन इसलिए नहीं था कि हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, नेटवर्क वगैरह, हमारे मोबाइल भी जब्त कर लिए, ना हमारे पास पासपोर्ट वगैरह, हमारा वीजा वो कुछ नहीं था। तो विरोध करने का तो ऑप्शन हमारे पास था ही नहीं। जो उनका ऑर्डर था वो फॉलो करना था। सेकंड, लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा हमारे बीच में था कि रशियन लैंग्वेज और वो इंग्लिश, रशिया में मोस्टली रशियन लैंग्वेज में ही है, ना इंग्लिश चलती वहाँ ना हिंदी है। तो इंग्लिश में भी नहीं समझ पा रहे थे और ना रशियन हम समझ पा रहे थे। लैंग्वेज बैरियर हमारा बहुत बड़ा पॉइंट रहा बीच में समझने में, और वो मना करने का तो ऑप्शन वहाँ था नहीं हमारे पास। नहीं, जैसे ही आप फ्रंट पे पहुंच गए युद्ध के ऊपर, आप यूक्रेन में चले गए, तो वहां पर कितने दिन आप वहाँ युद्ध के अंदर रहे? वहाँ अलग अलग रहे। जैसे मेरा चोट लगा था, मैं युद्ध में पहले 14 दिन लड़ाई किया था, जिसमें अलग अलग काम था फ्रंट लाइन पे। कभी पहले सप्लाई का काम भी दिया था, उसके बाद फ्रंट लड़ने पे भी हम गए थे, फाइट टैंक के भी थे, अलग अलग हमको काम दिया 14 दिन के। उसके बाद मेरा इंजर्ड हो गया था, मैं हाथ, हैंड और पैर दोनों इंजर्ड हो गए थे। उसके बाद हॉस्पिटल एडमिट हो गया था। और आई थिंक आप कितने दिन रहे थे? मैं और नेमाराम जैसे हमारी ट्रेनिंग हो गई बॉर्डर पे, उसके बाद हमारी बटालियन ने बांट दी गई। हमें वहाँ से हमारे मोबाइल वगैरह वो तो था ही नहीं, सीधा हमें बटालियन में भेजा, जो शायद उस टाइम क्या उस सिटी का नाम था, डोनेस्क। उसके साथ में छोटी अल्चोक्स, वहाँ हमारी मतलब यूनिट का हेडक्वार्टर था। फिर उधर छोटे छोटे वो बने हुए थे ट्रेनिंग सेंटर, जिसमें नए बंदे आते हैं, 20 इस घर में रख दो, 20 उसमें। वो वहाँ सिस्टम नहीं होता कि अपने फिक्स एक प्रॉपर रेंज है, जहाँ खाली जगह है वहीं ट्रेनिंग करते रहो। हम वहां पहुंचे, उस टाइम हमें पता चला कि अब अपने को मरने के अलावा अपने पास कोई दूसरा चारा नहीं। ठीक है, फिर हमने कोशिश करी इधर उधर बातें बुतें करने की, अपने को चलना चाहिए सीनियर के पास, लेकिन अब सीनियर से मिलेगा, हम तो जंगल में बैठे थे, कोई आसपास में सिटी नहीं था। फिर भी चलो हम कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ एक हादसा हुआ कि हम ट्रेनिंग कर रहे थे, और ट्रेनिंग के दौरान एक रशियन बंदा था, उसको ट्रेनिंग के दौरान जो बंदे फायर कर रहे थे उसमें उसको गोली लगी थी। तब हमें ये पता चला कि यहाँ आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है। उसके बाद मैं था, नेमाराम था, और एक हमारे साथ श्रीलंका का था। हमने थोड़ा ऑब्जेक्शन किया, शाम को एक जगह होते हैं तो हमने ऑब्जेक्शन किया। हमारे कमांडर थे वहाँ, तो उनको लगा यार ये या तो अपने बेच को खराब करेंगे या इनको कुछ इनका करना होगा। वो हमारे को मतलब जितनी हमारे फेवर की बातें होती थी वो तो वो कैसे जैसे हमें समझाते थे, बाकी हमारे ऊपर उनको कुछ कार्रवाई करनी होती थी वो अपनी प्योर रशियन लैंग्वेज में बताते, आपस में बात करते। वो आपको पता ही नहीं चलता कि ये क्या बात कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता। तो हमारे को वो गाड़ी दी, एक कमांडर साथ बैठा और बोला आप सीनियर अफसर के पास जाओ अगर आपको ये जॉब नहीं करनी है तो। ये दूसरे दिन की बात है पहुंचने के बाद। हमने शाम को, वो जिस दिन बंदे की डेथ हुई, शाम को हमने ऑब्जेक्शन किया, अगले दिन ऑफिसर के पास भेज दिया। वो शायद कुछ बड़ा ऑफिसर होगा, उधर वो स्टार स्टोर कुछ रखते नहीं है, नॉर्मल आर्मी की ड्रेस। उसने बोला चलो आपकी ये दिक्कत है तो आपको 4 दिन का टाइम दो आप मेरे को, मैं मॉस्को मेल कर रहा हूँ, 4 दिन आप सेना में हो, 4 दिन सेना की नौकरी करो, उसके बाद आपको मैं रिजल्ट दूंगा। ठीक है, हम शाम को 4 बजे गए थे, आगे रात को 10 बजे हमारा ऑर्डर आ गया कि आपको सुबह 4 बजे कहीं जाना है। ये नहीं बताया जाना कहाँ है, कहीं जाना है। हम तो ऐसे पूछते कि अपना ऑर्डर आ गया, अपने को वापस जाना है। वापस जाना, आप तो खुश हो गए होंगे? खुश हो गए। सुबह 4 बजे उठे, उठाने आ गया बंदा, बोला बुलेट प्रूफ, वो तो वहाँ कंपलसरी थी, हेलमेट, बुलेट प्रूफ गन हमारी वो दे दी थी, ले ली, बैठ गए गाड़ी में। सुबह 5 बजे उसी ऑफिसर का जो था ना ऑफिस, वहां ले गए। वहां से ये मतलब 4 मैगजीन दे दी लोड की हुई, मेडिकल का पूरा किट दे दिया जो युद्ध में आ गए, और एक एक पर्ची दे दी नंबर की, मतलब अगर आइडेंटिफिकेशन, अगर बंदा मर जाता है, किसी को कुछ मिले उसमें, तो प्रूफ के तौर पर इतनी छोटी छोटी पर्चियां तो गले में पहनने के लिए। हाँ, ये एक्चुअली जो युद्ध के अंदर जिसको भेजते हैं ना, तो वो प्रूफ के लिए उसके जेब में कुछ टोकन डालते हैं, जेब में रहता है, पता चल जाए कि ये बंदा कौन है।
तो इसका मतलब उन्होंने एकदम आपको वहाँ फ्रंट पे भेजने की पूर्ण तैयारी कर ली हाँ जी। और मारने की पूरी तैयारी कर ली, क्योंकि बंदा ये वहाँ जाएगा तो मर भी सकता है। वो में तो ऐसा इसलिए रहता कर ली ना, क्योंकि हमने वो थोड़ा सा ऑब्जेक्शन कर दिया वहां पे, तो उनको ये लगा कि ये बंदे अपनी पूरी टीम को खराब करेंगे। उकसाएंगे। हमें पता नहीं था, हम सोच रहे थे अपन को वापस भेज रहे हैं। वापस भेज रहे हैं। अब सुबह 5 बजे का टाइम था, जैसे ही उसने सारा सौदा दे के, वैन थी, 3 बंदे हम बैठ गए वो जलाने के लकड़ी लुकड़ी थोड़ा बहुत राशन पानी, और वहां से रवाना हो गए। सुबह 7 बजे हम बागमूत, पूरा बर्फ उस समय गिरी हुई, पूरी बर्फ गिरी हुई थी, मकान एक भी मतलब मकान नहीं बचा पूरा था। ध्वस्त था। हम मतलब ऐसे थोड़ी दूर चले, फिर आवाज भी तेज आने लगी, बम्बारमेंट हो रहा था। पहले तो थोड़ा थोड़ा सुनाई देता था, जैसे जैसे नजदीक है, फिर यार देखे कहाँ बाहर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाहर तो बर्फ ही बर्फ दिख रही है। बर्फ दिख रही है, गाड़ियां जली पड़ी है। फिर हम ये देख रहे थे कि यार ये गाड़ी जली हुई है तो कितनी पुरानी है, इसको जंग लगा कि नहीं लगा। जैसे नजदीक जा रहे थे वैसी नई नई गाड़ियां आ रही थी जली हुई, और आवाज भी पूरी आने लग गई। तो आप समझ गए कि एकदम फिर फ्रंट पे आ गए। बिल्कुल आ गए, वहां ले जाके, वहां गाड़ी रुकती नहीं है। जैसे गाड़ी आई, फाटक खोलो, कूदो, गाड़ी गो। अच्छा अच्छा। आपको वहां बंदा मिलेगा, वो आपको कहीं भी, जैसे भी कुछ मलबा है, खंडेर है, उसमें कहीं छुपने की जगह वहां सुरंग छुपा जैसा देगा। रहता था। तो हम वहां पहुंच गए, और फिर वहां मैं एक नाइट होल्ड किया। दूसरे दिन हमें वहां से पैदल जाना था 2 किलोमीटर आगे। पूरा जो वार थी ना, फायर तो हमारे वहां भी आ रहे थे बहुत ज्यादा, वहां से फायर भी हो रहे थे, लेकिन ये तो बड़े हथियारों के थे। हमें वहां जाना था जहां से गन से फाइट होती है, आमने सामने हाँ, की जो face लड़ाई to होती है, face। फेस टू फेस, वो हमारे से 2 किलोमीटर आगे थी मात्र। वहाँ अलग अलग जोन रहते थे, जैसे ग्रीन जोन, येलो जोन, रेड जोन, उसके बाद फ्रंट जोन। फ्रंट जोन था, उसमें डायरेक्ट लड़ाई थी फेस टू फेस, जिसमें फायर जो गोलियों से गोली से लड़ते, वो फ्रंट जोन था। तो अभी जहाँ तक इन्होंने समाप्त किया उसके बाद बताता हूँ। वहाँ नाइट स्टे के बाद हमको सुबह नाइट स्टे एक रात रोका था, वहाँ सुरंग था उसमें रोक दिया। दूसरे दिन हमको वो हथियार हमारे पास थे, उसके अलावा भी मैगजीन और ग्रेनेड, जो सेल्फ खुद के लिए सिक्योरिटी के लिए और दूसरों पे चलाने के लिए पूरा लोड कर दिया। लगभग माने तो 45 to 50 kg हमारे पास वेट हो गया था हमारा हथियार का। अलग से मतलब बुलेट प्रूफ हमारे हथियार के अलावा हमें इतना लोड दिया, क्योंकि आगे पहुंच नहीं पाते थे हथियार। जो बंदे पीछे से जाते थे वो लेके जाते थे फिर उनको सप्लाई के लिए भी। तो लगभग पूरा हमारा, और पूरा मान के चले तो 60 से 70 kg के लगभग हमारे पास वेट था। उसको पार करके हमको 2 किलोमीटर फ्रंट लाइन पे जाना था, जिसमें जंगल भी है, बर्फ भी है, पहाड़ भी था, और वो सबसे बड़ा था हमले हो रहे थे, कहीं आर्टिलरी अटैक, कहीं ड्रोन अटैक। सबसे मेजर था ड्रोन अटैक, टारगेट ड्रोन रहते थे। टारगेट ड्रोन में एक बार आपका फेस कैप्चर कर लिया तो आपको कहीं नहीं छोड़ना, आप कहीं भी घुस जाओ। उसके अलावा आर्टिलरी था, वो भी ड्रोन घूमते रहते, ड्रोन से लोकेशन लिया, लोकेशन से डायरेक्ट आर्टिलरी फायर होता था। और आर्टिलरी फायर इतना रहता था, उसका बारूद इतना होता था, अगर आर्टिलरी फायर जमीन पे भी गिरा तो आप मान के चलिए 6 बाई 6 का गड्ढा जमीन में कर देता, इतना भारी बारूद वो भी में होता था। मतलब उस जमीन पे जहाँ मतलब पथरीली इतनी जमीन टाइट है, जमीन वो पे पता है मेरे को, उस पथरीली पे जमीन है वो वो। खड्डे मार देता था। अच्छा, अच्छा। इतनी दिक्कत थी। अब हमें वहां पहुंचने में लगभग हमारे को 1 घंटा लग गया। यार 10 मीटर चले, ड्रोन आ गया, बैठ जाओ। अब बैठ गए मतलब तो आप पैदल ही जा रहे हो? फिर आगे तो फिर गाड़ियां तो बैन है ना, आगे तो जा ही नहीं, गाड़ी जाते ही तो टारगेट होती थी। अच्छा। हमारे को भी छुप छुपा के पेड़ों में पौधों में कैसे भी करके, हाँ, कैसे? अब ड्रोन आ गया, बैठ गया, अब वापस उठा नहीं जा रहा, 60-70 kg वजन ऊपर। कैसे जैसे एक बंदा हमारे साथ था, वो चल रहा 50 मीटर आगे, फिर दूसरा बंदा 30 मीटर पे, तीसरा भी, मतलब हर बंदे के बीच में 20 मीटर का गैप होना चाहिए। तो मैं एक चीज बीच में ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप आगे की तरफ ही पैदल पैदल बढ़ रहे हो, तो वहां पर आपको पता चल गया कि एकदम फ्रंट पे आ गए हैं और युद्ध हो रहा है, और एकदम हमें युद्ध के फ्रंट पे लाके खड़ा कर दिया है, तो आप एक बंदा था, तो आप वहां से रिटर्न भी हो सकते थे। मैं आपको वही पहले बताया, वहाँ रिटर्न और मना करने का ऑप्शन बिल्कुल नहीं था। या तो जाके गोली आगे छोड़ो या गोली खाओ, 2 ऑप्शन था वहाँ पे, डायरेक्ट ऑप्शन था। वो तो अपनी आर्मी में भी नहीं है ना, अब भाई युद्ध एक नहीं छोड़ के भागेगा बंदा, वो तो गद्दार हो जाएगा। नहीं, गद्दार तो हो जाएगा, परंतु वहां पर कौन सी गद्दारी? तो हम वहां बताएं किसको, हम हमारा सीनियर कौन है क्या, हमें कुछ नहीं, पता यदि नहीं। आप वहां आगे नहीं जाके पीछे जाते हो तो वो गोली मार सकते थे। वो फिर हम जाए कहाँ, पीछे पीछे कहाँ जाए हम, हमारे पास कोई ठिकाना नहीं था भाई हम इस जगह जाए। ना हाँ, ये अब छुपे कहाँ, वहां इतनी मतलब आदमी 10 मिनट बाहर नहीं खड़ा रह सकता, इतनी भयंकर हालत थी। तो हम अगर हम
मान लो उनको कैसे जैसे भी लड़ झगड़ के पीछे आ जाए तो पीछे कहाँ जाए, जाए कहाँ? वहां वॉकी टॉकी से बात होके कि इस बंदे को यहाँ जाना है तो गाड़ी आती थी इस पॉइंट पे आएगी तो ही बंदा बाहर निकल पाता था, बाकी तो बाहर तो रहना मतलब सिस्टम खत्म है, बमबारी अब जाए कहाँ। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे पास ये थी, तो हमारे को तो यही था कि ये आगे वाला चल रहा है इसके पीछे जाना चाहिए कहीं भी जाए। अरे बिल्कुल आगे से फायर पूरा लाल हो रखा इलाका, इतना मतलब घना जंगल तो था, आप एक वहाँ भी पर- पेड़ नहीं उसमें। वहाँ फ्रंट पे पहुंच गए, उसके बाद में फिर आगे क्या हुआ? फ्रंट में पहुंचने के बाद ये रंजीत भाई थोड़े से पीछे उनको रोक दिया गया था, बंकर था वहाँ पे, और मैं और एक मेरे साथ हरियाणा का बंदा था, हमको डायरेक्ट आगे भेज दिया गया था। एक दिन स्टे किया था बीच में हम, एक दिन स्टे करने के बाद बंकर बने रहते थे, मिट्टी के बर्तन बंकर थे उसमें, एक नाइट स्टे किया। उसका दूसरे दिन मैं और एक हरियाणा का बंदा मेरे साथ था, हमको फ्रंट लाइन पे भेजा था वहाँ पे। इनको भेजा था 10 मार्च को, 10 मार्च को हमको सुबह भेजा था और शाम को 4 बजे ये चोट लग के मेरे बंकर के पास से ही गुजर रहे थे। अच्छा, चोट भी लग गया? तुरंत ही यहाँ बुलेट लगी थी 6-7 घंटे। अच्छा, उसके बाद मेरा पैर था ये पूरा, इसमें पूरा इंजर्ड हुआ था, ये पूरा ड्रोन अटैक से पूरा इंजर्ड हो गया था। अच्छा, उसके बाद ये मतलब दूसरे दिन ही हो गया ये हादसा? हाँ दूसरे दिन हो गया था, और लगभग 4 घंटे के पीरियड में ये पूरा हो गया था। वहाँ ऑप्शन यही है कि अगर आप बंकर से बाहर आ गए ना तो आपको बचने के चांस नहीं है। बिल्कुल जी। वहां हम रहे, अगर एक दिन स्टे रहे तो हम वो मतलब बाहर निकलने का कोई सिस्टम नहीं, बिल्कुल अंधेरा, पूरा मिट्टी के अंदर बना हुआ सिस्टम, सारा अंधेरा। केवल एक कमांडर रहता था जो बाहर रेडियो से इधर उधर की बातें, फायर आ रहा है नहीं आ रहा है, करना है बाहर। वो बड़े हथियार लगे थे बंकरों के बाहर, तो उनको आदेश होते थे कि अब फायर करना आपको, तो वो गड्ढे अपने अपने खोद रखे थे, भाग के फायर किया वापस अंदर। इनको जैसे आगे भेजा, मुश्किल से ये 3 या 4 घंटे बाहर रह पाए। 4 घंटे में आगे से फायर हुआ था, बुलेट लगी थी, मेरे साथ का बंदा था उस पर आर्टिलरी गिरा था। उसके बाद वो हम वापस 2-3-4 घंटे में पूरा हो गया था हमारे साथ हादसा। उसके बाद हम रिटर्न वहाँ, पहले मेडिकल हमारे पास था, जो मेडिकल किट दिया उससे हमने यहाँ प्लास्टिक को बांध दिया था, ब्लड रुक गया था। उसके बाद धीरे धीरे कोशिश करके हम वापस जो 3-4 किलोमीटर का एरिया हमने पार किया था पैदल चल के, वापस पैदल चल के पार करना था। फिर पैर इंजर्ड था, हाथ इंजर्ड था। उसके बाद हमारे पास पूरा हमारा बुलेट वगैरह वो कहीं नहीं रखना, पिस्टल वगैरह हमारे साथ रखना था, वो पूरा रख के वापस 3-4 किलोमीटर वापस बैक आए। उसके बाद हमको वहाँ एक एम्बुलेंस मिला था, और एम्बुलेंस से हम वापस हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल भी वहाँ टेम्परेरी हॉस्पिटल, तंबू के हॉस्पिटल बना रखे थे हॉस्पिटल, वो अंडरग्राउंड में कहीं भी, मतलब जैसे फ्रंट लाइन से आप मान के चलिए 4 से 5-6 किलोमीटर के एरिया में टेम्परेरी हॉस्पिटल रहते थे, जिसमें आपको प्राइमरी मेडिकल देके फर्स्ट एड टाइप का, उसके बाद बड़े हॉस्पिटल में दे भेजते थे। नहीं तो जैसे आप तो आगे फिर वो उसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर जो भी उन्होंने बना रखा था, फिर आप तो भी फ्रंट के ऊपर ही रह गए थे? हाँ मैं था, मैंने फिर इनको 10 मार्च को लगी, मैं 3 दिन वहां और रुका। हमारा काम रहता था कभी हमें फ्रंट पे, मतलब फ्रंट ही था, वो सारे बंकर बने हुए थे। यहाँ एक 500 मीटर आगे, 1 किलोमीटर आगे तो फिर आगे यूक्रेन था हमारे से, उनके बंकर थे, हमारे 2 बंकर आगे थे। हमारा काम रहता था या तो हमें कुछ वहां लेके जाना, या वहां कोई बंदा डैमेज हो गया तो उसकी जगह जाके हमें ड्यूटी करनी पड़ती थी। उस बंदे को भी लेके आना वापस, साथ में जाते, वो खत्म हो गया उसकी जगह मैं खड़ा हो गया तो मेरे साथ 4 बंदे और जाएंगे, वो उस बॉडी को लेके आएंगे। उसमें भी बहुत मुश्किल से पहुंच पाती थी, बॉडियां नहीं पहुंच पाती, उतने में अटैक हो जाता था। लेकिन वो कोशिश करते थोड़ी बहुत, अगर आ गई बॉडी तो ठीक है, नहीं बाकी वो भी बॉडी है नहीं कि आगे उधर डालो आगे भेजो, वो नहीं था। लेकिन वहां आगे से निकालते थे थोड़ा पीछे फिर। तो जब आप हॉस्पिटल में थे तब आपका एक छोटा वीडियो हमने देखा था यहाँ इंडिया के अंदर, आपके भी शायद मेरे हिसाब से कंधे के ऊपर कहीं लग गई थी। हाँ। तो वो उसी समय लगी थी? हाँ मेरे लगा था, क्लस्टर बम लगा था, जो अपने आर्टिका बम आता है, तो ऊपर आके फिर फटता है, 100-150 मीटर तक वो चलता है बम। जितने उसकी रेंज में आगे उनके वो छेद होने है। तो मेरे को 14 मार्च को लगी थी और मैं हॉस्पिटल 15 को पहुंचा था। पहले वही सिस्टम शाम को लगी थी मेरे 5-6 बजे के करीब। फिर उस टाइम इतनी मतलब बम्बारमेंट हो रही थी कि 4 घंटे एम्बुलेंस नहीं आ पाई। वहाँ रेडियो से मैसेज होता है कि अब एम्बुलेंस आएगी, आपको वहां से पैदल भाग के जाना, एम्बुलेंस के साथ आपको पहुंचना पड़ता था। रुकती नहीं थी एम्बुलेंस वहाँ, इतना मतलब सटीक उनका। कोई भी गाड़ी वहाँ रुकती नहीं है, चालू रहती है, उसमें उतर जाओ, उसमें चढ़ जाओ वापस गो। क्यों वो मतलब ड्रोन इतने वो थे,
तुरंत लोकेशन उठाई, उसके अगली 5 सेकंड में वहां पे बम आएगा। अच्छा, कितनी सटीकता मतलब थी। उनको जैसे ही पता चल गया कि यहाँ कुछ हलचल है तो वहां पर बम आ जाता था। बम गिरना ही है। बम गिरना तय था। तो फिर मैं रात को 8 बजे एम्बुलेंस आई, फिर गया, नॉर्मल ट्रीटमेंट हुआ। तो मैं सुबह पहुंचा, फिर जो मेरा मेन हॉस्पिटल था लुगांस में वहाँ, तो मैं 15 को पहुंच गया। उस टाइम तक हमारे पास मोबाइल नहीं थे, हमारे पास 10 फरवरी के बाद में मोबाइल नहीं थे। अब देख लो, 10 फरवरी से ये है 15 मार्च, तब तक घर वालों से कोई मतलब नहीं, किसी से उतने समय तक आपने फ्रंट के ऊपर ही पूरा का पूरा कोई घर पे मैसेज नहीं, कुछ नहीं। हमारे बंदे साथ वाले थे जो बाद में आए, घर वाले उनको फोन करके पूछते थे, वो अब क्या बोले, ये तो बोल नहीं सकते थे कि डेथ हो गई। बाकी तो न्यूज डेली जाती थी पीछे, ये मर गया, वो मर गया। क्यों, हमारे साथ के भी 2-3 बंदे थे जो हमारे साथ ही ट्रेनिंग करी, वो 4 मार्च को ऐसे, एक 10 मार्च को ऐसे डेथ हो गई थी उनकी। तो लगभग हमारे घर वालों को या साथ वालों को ये लग गया था कि दोनों रहे नहीं। और आपको वहां पर ऐसी जो स्थिति थी उसमें क्या लग रहा था कि मतलब आप बचोगे या नहीं बचोगे, क्या लग रहा था? बचने का तो कोई चांस नहीं था। ये तो किस्मत थी हमारी कि छोटी चोट लग के हम हॉस्पिटल आ गए, बाकी बंदा वहां बचा नहीं। हमारे साथ वाले कोई बंदा अगर 1 महीना रह के, हमारे साथ क्यूबा वगैरह के, श्रीलंका के लड़के थे, वो हमने ज्वाइन करी, ट्रेनिंग करी, उसके बाद उन बंदों को हमने कभी नहीं देखा वापस। अब वो कहाँ गए, उसके क्या बाद हुआ? में जब हॉस्पिटल में दोनों आप आ गए, उसके बाद में फिर आगे की क्या कार्रवाई हुई कि मैं- आप यहाँ भारत पहुंच गए? मैं देखो 11 मार्च को हॉस्पिटल आया था। और आते ही मैंने वहाँ किसी से, यार दोस्त से मोबाइल का किया, तो थोड़ी सबसे रिक्वेस्ट किया, तो मोबाइल मेरे को मिला। एक आर्मी का बंदा था वहीं का, उसने दिया। और एक वीडियो में वहाँ से टेलीग्राम के थ्रू वीडियो भेजा था घर पे, और पूरा मैं बताया था कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हादसा हुआ है, जो एजेंट ने साथ धोखा किया है, और उसके साथ मेरे साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, जो मेरे पास पेपर थे उस टाइम, उनका सबका फोटो वगैरह लेके मैं घर पे भेजा था कि ऐसा ऐसा हुआ है। और उसके बाद मेरा भाई एक मांगीलाल जो हॉस्पिटल करके रहता धनकोली में, वो उन्होंने मिला हमारे सरपंच, भूतपूर्व सरपंच लाखाराम जी ऐसे चैनल बना पे लाखाराम जी गए, अपने जितेंद्र सिंह जी जोधा उनके पास गए, और जितेंद्र सिंह जोधा गजेंद्र सिंह जी के पास गए, बीच में ज्योति मिर्जा जी है उन गए। तो इन्होंने सबने मिल के फिर विदेश मंत्रालय मुद्दा उठाया। उसके बाद जो रशिया में एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी, वहाँ मुद्दा उठाया। हॉस्पिटल में मैं 11 मार्च को गया, और 25 मार्च को मेरे को वहाँ से वापस रिलीज कर दिया, वापस वॉर के लिए मेरे को भेज दिया वहाँ से। तो मैं वापस 25 मार्च को गया था। और उस टाइम में थोड़ा जो वार जोन था उससे थोड़ा सा पीछे था, मैं लगभग 700-800 मीटर पीछे था। और जो ये रेस्क्यू टीम रहता था, रेस्क्यू टीम मेरे को रखा था, क्योंकि मैं उस टाइम इंजर्ड था, पूरा काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए मेरे को 10-12 दिन रेस्क्यू टीम रखा। उसके बाद